हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। देखो, इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे जो अर्थ के मोशंस है उनके बारे में और इनके इफेक्ट्स के बारे में। ओके, तो देखो बेसिकली अर्थ के दो टाइप के मोशंस हैं। कौन कौन से? रोटेशन और रेवोल्यूशन, जिनको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन और परिक्रमण। सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन को कि घूर्णन क्या होता है। देखो, ये अपनी अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है। जब अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग, अपनी अक्ष के अलोंग जब घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। और इसी रोटेशन की वजह से अपनी अर्थ पे क्या होता है? दिन और रात पॉसिबल होते हैं, इसी रोटेशन की वजह से। देखो, अगर अपनी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? देखो, अगर रोटेट करना बंद कर दे तो अपनी अर्थ पे दिन और रात नहीं होंगे। क्या होगा? जब जो हिस्सा सन को फेस करेगा उस हिस्से पे लगातार दिन रहेगा, वहाँ पे रात नहीं होगी। और जो हिस्सा सन को फेस नहीं करेगा वहाँ पे कंटिन्यूसली रात ही रहेगी, कभी दिन नहीं होगा। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा क्या कि जो हिस्सा दिन को सन को फेस करेगा उसका जो वेदर है वो क्या, उसका जो क्लाइमेट है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, और वहाँ पे इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। सिमिलरली यही चीज़ किसके साथ होगी कि जो हिस्सा जहाँ पे हमेशा रात रहेगी वो हिस्सा इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ पे जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ठंडा हो जाएगा और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर अपनी अर्थ जो रोटेट करना बंद कर दे तो अपनी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं परिक्रमण। देखो, एक तो मैंने बताया रोटेशन। देखो, अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब अपनी अर्थ इस सन के जब चारों ओर चक्कर चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, उसको बोलते हैं परिक्रमण। देखो, अब रेवोल्यूशन से होता क्या है? देखो, रोटेशन से तो दिन और रात होते हैं, और रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से अपनी जो जो सीजन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जो ऋतुएं होती हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं वो इसी रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ओके, तो ये तो दो टाइप के मोशंस हो गए अपने अर्थ के। अब हम देखेंगे ऑर्बिटल प्लेन को, कक्षीय समतल को। देखो, ये अपना सन है और ये अर्थ है, और ये जो जिस पाथ में अपनी जो अर्थ है वो मूव कर रही है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं उसको। तो देखो, जो प्लेन इस ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है उसी प्लेन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ओके, अब देखेंगे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वर्त जिसको बोलते हैं। देखो, ये अपना सन हो गया और इधर अपनी सन की लाइट आ रही है, तो ये वाला हिस्सा डे हो गया और इधर वाला नाइट हो गया। तो जो लाइन या जो सर्किल, देखो 2D में तो अगर जब देखेंगे तो ये लाइन ही दिखाई देगी, लेकिन अगर 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या है? एक सर्कल बनेगा। तो जो सर्कल डे और लाइट को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ तक तो है, लेकिन पीछे भी जाएगी तो एक सर्कल का रूप लेगी है। तो जो सर्कल डे और नाइट को अलग करेगी उसको क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ईयर क्या होता है। जब अपनी अर्थ सन के चारों ओर जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है तो उस जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 ईयर बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। एक साल में यूजुअली कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो कितना होता है? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। देखो, यहाँ पे मैंने जो चैप्टर 1 था उसमें मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी। मैंने वहाँ पे 56 मिनट बताया था, जबकि वो गलत है। 48 मिनट्स होते हैं एक पूरे साल के अंदर। ओके, तो देखो, अ, होता क्या है कि जो जैसे फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें टोटल कितना होता है? 365 डेज होते हैं। जैसे मान लिया कि पहले साल में कितने होंगे? 365 दिन होंगे, प्लस में ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये 5 आवर 48 मिनट्स और 46 सेकेंड होते हैं, इनको ऑलमोस्ट 6 आवर मान लेते हैं। तो ये जो 6 आवर होते हैं इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और एक साल में सिर्फ 365 डेज ही मानते हैं। सिमिलरली जब सेकेंड ईयर आता है तो 365 डेज होते हैं और ये जो 6 आवर एक्स्ट्रा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और जो थर्ड ईयर आता है उसमें भी सेम करते हैं, 365 डेज प्लस जो 6 आवर होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जब फोर्थ ईयर आता है तो उस टाइम क्या करते हैं? जो 365 डेज हो गया और ये जो 6 आवर है ना, टोटल मिला के कितने हो गए? 24 आवर हो गए। और 25 आवर मिलकर क्या बनाते हैं? एक दिन बनाते हैं। तो ये टोटल कितने डेज हो गए? 366 डेज। तो जो ईयर 360 डेज का होता है, 366 डेज का होता है, उसको बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं उसको। ओके, और ये जो जो डे जो एक्स्ट्रा काउंट होता है वो कौन सा होता है? 29 February।
यूजुअली कितना होता है 20 जो फरवरी में 28 ही दिन होता है, लेकिन जो लीप ईयर आता है उसमें 29th डे होते हैं, और ये जो डे है वह यही डे है जो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आया है। ओके, अब देखेंगे कि जो लीप ईयर होता है, चलो ये तो देख लिया कि लीप ईयर होता क्या है। अब देखो किस ईयर को लीप ईयर बोलेंगे वो देखते हैं। जैसे 2024 है, देखो जिस ईयर में अगर 4 का पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है उस ईयर को क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 1900 हो गया और ये 2000 ईयर हो गया, ओके, इनमें कौन सा लीप ईयर है? अगर मैं 4 की बात करूँ, अगर 4 से डिवीजन करूँ तो दोनों में पूरा भाग जाएगा। लेकिन ये एक लीप ईयर होता है, लेकिन ये एक लीप ईयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेंचुरीज में 4 का नहीं 400 से डिवाइड करता है। तो जिस सेंचुरी में अगर 400 से पूरा पूरा जाएगा वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई लीप ईयर के बारे में। अब हम देखेंगे सीजन्स के बारे में कि सीजन्स क्या होते हैं। देखो सीजन्स यूजुअली एक साल में कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। अब देखो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि जो सीजन्स है वो किसकी वजह से आते हैं? जब सन के अराउंड अपनी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, उसी वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की पोजीशन है वो सन के अगेंस्ट क्या होती है? चेंज होती रहती है, और इसी वजह से क्या आते हैं? सीजन्स में चेंजेस आते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में। देखो इस टाइम क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड कंडीशन में कहाँ पर होती है? इक्वेटर के आसपास। मतलब इक्वेटर के आसपास वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। लेकिन 21 मार्च को जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड कंडीशन में कहाँ पे आती है? बिल्कुल इक्वेटर पे। मतलब इस दिन जो सन की रेज है इक्वेटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस दिन होता क्या है, जो डे होता है वो भी ऑलमोस्ट 12 आवर का होता है, और जो रात होती है वो भी ऑलमोस्ट 12 आवर की होती है। मतलब डे एंड नाइट बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल टाइम के होते हैं। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। और देखो ये इक्विनॉक्स है, साल में 2 बार आता है। कब कब आता है? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है, जब 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स आता है उस टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें तो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है। और जो नॉर्दर्न है और जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें ऑटम सीजन होता है, उसमें शरद ऋतु होती है। सिमिलरली सितंबर जब 23 को जो इक्विनॉक्स होता है उसमें क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें तो ऑटम सीजन होता है, और जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्या होता है? स्प्रिंग सीजन होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों इक्विनॉक्स में, बाकी ये सब चीज़ें सेम है। ओके, अब हम बात करेंगे समर सीजन की। देखो समर सीजन के टाइम क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड कंडीशन में रहती है। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरिया पे। मतलब जो कर्क रेखा है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। देखो क्यों? क्योंकि देखो अपनी अर्थ है थोड़ी झुकी हुई, तो झुकी हुई होने से क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल सन को सीधा फेस करता है। देखो इस वीडियो में देखो यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल सन को सीधा फेस कर रहा है। इस वजह से जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली ओवर बिल्कुल सीधी पड़ती है इस एरिया में। अब देखो मैंने इक्विनॉक्स के टाइम क्या बताया था कि जो अर्थ की जो सन की रेज है वो अर्थ के इक्वेटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल यहाँ पे ओवरहेड रहती है। मतलब मार्च से जो जून है उस टाइम जो अर्थ है अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसी के साथ साथ जो सन की रेज है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करती है। कैसे? कि कहीं बीच में अपनी यहाँ इक्विनॉक्स के टाइम पे तो यहाँ पे ओवरहेड कंडीशन में थी, फिर कहीं पे यहाँ पर ओवरहेड कंडीशन में रहेगी, फिर यहाँ पे रहेगी, मतलब ऊपर की ओर जाती है सन की रेज। और 21 जून के दिन क्या होता है, जो सन की रेज है वो बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 21 जून के दिन यहाँ पे क्या करती है, बिल्कुल ओवरहेड कंडीशन में रहती है। अब ये सन का क्या हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि देखो इसके ऊपर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली सीधी नहीं गिरती है, मतलब यहाँ से बस यहीं तक सीधी गिरती है, इसके ऊपर तिरछी गिरती है। इसी वजह से इस दिन को नाम दिया गया समर सोल्स्टिस। मतलब ये जो 21 जून है उसको देखो, और इसी वजह से ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे एक सर्कल खींचा गया है जिसका नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी चीज़ को मार्क करने के लिए कि इसके ऊपर जो सन की रेज है वो तिरछी नहीं गिरती है, केवल यहाँ तक ही जो सन की रेज है, इसी तक, यहीं तक जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी गिरती है। अब देखो मैंने जैसे बताया कि जो 21 मार्च है उसको यहाँ पर इक्वेटर पे क्या करती है, बिल्कुल सीधी गिरती है। फिर धीरे धीरे जो सन की रेज है ऊपर जाती है और 21 जून को क्या करती है, यहाँ पे क्या करती है, बिल्कुल सीधी गिरती है। फिर वो धीरे धीरे वापस नीचे आती है और जो इक्वेटर है वहाँ पे फिर सीधी गिरती है। कब? 23 सितंबर को। फिर ये धीरे धीरे वापस पूरा नीचे जाती है और 22 दिसंबर को क्या करती है, ये यहाँ पर ओवरहेड कंडीशन में रहती है। और ये सन का लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब इसके नीचे सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी नहीं गिरती है, केवल इसी एरिया में गिरती है।
ओके, इसी वजह से इसका नाम टॉरिड जोन दिया गया था, जो ऑलरेडी मैं सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने। ये इसी एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी समर समर सीजन के बारे में। अब देखो एक चीज और है। देखो, जो अपना जो नॉर्थ पोल है, ये हमेशा क्या हो रहता है, सन की रे जो सन की लाइट है वो हमेशा यहाँ पे गिरती है, मतलब 6 महीने तक यहाँ पे दिन होता है, मतलब यहाँ पे रात नहीं होती है। सिमिलरली देखो यहाँ पे, देखो साउथ पोल जो है, साउथ पोल में क्या होता है कि जो यहाँ पे कभी सन की लाइट गिरती नहीं है 6 महीने तक, तो 6 महीने तक यहाँ पे भी क्या होती है, रात रहती है, यहाँ पे दिन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई समर समर सीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑटम सीजन की। अब देखो इसमें अगर हम इक्विनॉक्स की बात करें तो देखो, ये वाला इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को है और ये 23 जो सितंबर को, उसमें केवल एक डिफरेंस है कि 21 मार्च वाले के टाइम क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें स्प्रिंग सीजन होता है, और जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्या ऑटम सीजन होता है। जबकि 23 जो सितंबर है उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें तो ऑटम सीजन होता है, शरद ऋतु होती है, और जो स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु, वो किसमें होती है, सर्दर्न हेमिस्फेयर है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब हम बात करेंगे विंटर सीजन के बारे में। देखो विंटर सीजन के टाइम क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है वो बिल्कुल ओवरहेड कंडीशन में कहाँ पे रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरिया में, मतलब जो मकर रेखा है वहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी गिरती हैं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अपनी जो अर्थ है उसकी पोजीशन इस प्रकार होती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का जो एरिया है, जो मकर रेखा के आसपास का एरिया है, वो बिल्कुल सन को फेस करता है। इसी वजह से सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी गिरती है इधर। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 21 मार्च को तो इक्वेटर पे, मतलब ओवरहेड कंडीशन पे रहती है। फिर 22 जून को क्या, 21 जून को क्या पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड कंडीशन में रहती है, और ये सन का हाईएस्ट पॉइंट है। फिर ये वापस नीचे आती है 23 सितंबर को, फिर से इक्वेटर पे सीधी गिरती है। फिर से और नीचे आते हैं तो 22 दिसंबर को क्या, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, वहाँ पे सीधी गिरती है। और ये सन का लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब इसके नीचे सन की रेस सीधी नहीं गिरती हैं। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सन का हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर जो सन की रेस है वो सीधी नहीं गिरती हैं, तिरछी गिरती हैं। ओके, सो जो 22 दिसंबर है उसको विंटर सोल्स्टिस नाम दिया गया। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो समर सोल्स्टिस आ गया और एक विंटर सोल्स्टिस आ गया। अब इस समर सोल्स्टिस के टाइम क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें समर टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पे गिरती है, इस वजह से इस एरिया में गर्मी रहती है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें यहाँ पे विंटर रहती है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वहाँ पे तिरछी गिरती है इस एरिया में। कब? समर के टाइम में। लेकिन विंटर सोल्स्टिस के टाइम क्या होता है, जो सन की रेज है वो कहाँ पे गिरती है, सदर्न हेमिस्फेयर में, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे सीधी गिरती है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगी, समर टाइम रहेगा। कब? विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्या रहेगी, उसमें सर्दियाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तिरछी गिरेंगी जो सन की रेस है वो। सो ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अब देखो विंटर के टाइम में जब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है, मतलब जो क्रिसमस का टाइम है उस टाइम यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, ये एक बुक में लिखा था इसलिए मैंने बताया आपको। ओके, तो इसी के साथ जो सीजन्स है वो कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।